हेलो नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी साहित्य आदिकाल भाग 5। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन इस वीडियो में रहेंगे, जो कि LT हिंदी, KVS, NVS, PGT हिंदी, UGC नेट सेट, ETC सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी यह वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का। पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। क्वेश्चन है, आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? विकल्प दिए गए हैं 20, 12, 10 या फिर 8। क्या होगा सही उत्तर इसका? आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि 12 जो है आलवार संतों की जो है संख्या मानी गई है। अगला प्रश्न है आज की इस वीडियो का दूसरा प्रश्न, केमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? केमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? विकल्प दिए गए हैं विशलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या फिर खुमान रासो। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2017 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। सही उत्तर क्या होगा इसका? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, केमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि पृथ्वीराज रासो की जो प्रमुख घटना रहती है केमास वध। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? विकल्प है रामायण, रामचंद्रिका, पौमचर्यो या फिर महापुराण। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर सी, यानी कि पौमचर्यो। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित जो है कौन सा है? पौमचर्यो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, स्क्रीन पर दिया गया है। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? विकल्प दिए गए हैं डिंगल, पिंगल, अपभ्रंश या फिर अवधि। DSSSV PGT 2018 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर ए, यानी कि डिंगल भाषा। पृथ्वीराज रासो की भाषा कौन सी है? डिंगल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? विकल्प है राउरवेल, हमीर रासो, विशलदेव रासो या फिर भरतेश्वर बाहुबली रास। क्या होगा सही उत्तर इस प्रश्न का? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि विशलदेव रासो। कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? विशलदेव रासो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, पंड्या साल सत्या वखाणई, देहहि बुद्ध वसंत न जानई। यह किसकी काव्य पंक्ति है? पंड्या साल सत्य वखाणई, देहि बुद्ध वसंत न जानई। यह पंक्ति किस काव्य की है या किसकी जो है काव्य पंक्ति है? यह विद्यापति की है, मुंज की है, पुष्य की है या फिर सरपाद की है? सही उत्तर क्या रहेगा इसका? तो करेक्ट आंसर होगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी सरपाद की यह जो है पंक्ति रहती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, आल्हा उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? विकल्प है खुमान रासो, परमाल रासो, विशलदेव रासो या फिर पृथ्वीराज रासो। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? आल्हा उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर बी, यानी कि परमाल रासो में आल्हा उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन है। किसमें? परमाल रासो में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8,
डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DSSSB PGT 2018 की परीक्षा में यह सवाल पूछा गया था। सही उत्तर क्या होगा? विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, विद्यापति, अमीर खुसरो, सरप्पा या फिर स्वयंभू। क्या होगा सही उत्तर इसका? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि स्वयंभू को माना है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो ये माना है डी, यानी स्वयंभू को माना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प दिए गए हैं, नेमिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ या फिर आदिनाथ। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, यानी गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DSSB PGT 2018 की परीक्षा का सवाल यह पूछा गया था, उसमें बताइए सही उत्तर क्या होगा। विकल्प दिए गए हैं, कामायनी, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो या फिर विशलदेव रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? तो सही उत्तर होगा इसका, जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो माना गया है वो है विकल्प नंबर बी, यानी कि पृथ्वीराज रासो को माना गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह किसका कथन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महात्मा गांधी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होगा? तो विकल्प नंबर डी जो है इसका सही उत्तर रहेगा, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस प्रश्न का जो है सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस पंक्ति किसके द्वारा रचित है? विकल्प है, घनानंद, विद्यापति, बिहारी या फिर अमीर खुसरो। सही उत्तर क्या होगा इसका? विकल्प नंबर डी जो है इसका सही उत्तर रहता है, यानी कि अमीर खुसरो। गोरी सोबे सेज पर, मुख पर डारे केस, यह जो पंक्ति है अमीर खुसरो की। किसकी है? अमीर खुसरो की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? विकल्प दिए गए हैं, नरपति नारा, विद्यापति, चंद्रबदाई या फिर अमीर खुसरो। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, यानी अमीर खुसरो इसका प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प हैं, श्री सिंह, कीर्ति सिंह, जय सिंह या फिर माधो सिंह। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे या है? तो इसका जो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर बी, यानी कीर्ति सिंह के थे विद्यापति दरबारी कवि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है? विकल्प दिए गए हैं, सरपाद, चरपरीनाथ, मत्स्येंद्रनाथ या फिर कन्हप्पा या कन्हैया। क्या होगा सही उत्तर इसका? तो सही उत्तर होगा इसका जो रहता है, कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है। तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर ए, यानी कि सरपाद इसका सही उत्तर होगा। सरपाद या सरहप्पा भी बोला जाता है इसको। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर क्या होगा इसका? विकल्प दिए गए हैं, खुमान रासो, विशलदेव रासो, परमाल रासो या फिर हमीर रासो। आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर सी, यानी परमाल रासो इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17।
चंद्रवरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। 2018 में यह सवाल पूछा गया था। पृथ्वीराज चौहान, राजा जयसिंह, खुमान राजा या फिर विशलदेव, क्या होगा सही उत्तर इसका? चंद्रवरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि पृथ्वीराज रासो के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय है। क्या है आशय? विकल्प दिए गए हैं। विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक चश्मों से देखना चाहिए, विद्यापति के पदों और गीत गोविंद के भाव साम्य नहीं है, विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के हैं, या फिर विद्यापति के पदों की रचना भक्ति की दृष्टि से की गई है। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही हैं। ये इसका सही उत्तर रहेगा, विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर जो है 19। प्रश्न है, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्रकृत का कहने से अपभ्रंश बोध होता था, वैसे ही पीछे या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल के इस कथन के रिक्त स्थान में होगा, क्या होगा? चौपाई या चौपई, रासो या रासक, दोहा या दुहा या फिर छंपई, क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2014 में यह क्वेश्चन आया हुआ था परीक्षा में, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि दोहा या दुहा जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना मानने वाले विद्वान है। कौन है? डॉक्टर वूलर है, कविराजा श्यालदास है, मुंशी देवी प्रसाद है, या फिर गौरीशंकर हीराचंद है। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो करेक्ट आंसर होगा इसका विकल्प नंबर जो रहता है ए, यानी डॉक्टर वूलर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प दिए गए हैं, वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, या गौतनवेल, या फिर परमात्म प्रकाश। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो सही उत्तर रहेगा इसका जो विकल्प नंबर सी, यानी गौतनवेल इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर 22 का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर बी, यानी कि 2, 4, 3, 1 इसका सही उत्तर रहेगा। यानी पहले का होगा दूसरा, बिसलदेव रासो का होगा नरपति नाला, और दूसरे का जो खलिक वारी होगा इसका होगा अमीर खुसरो, और भरतेश्वर बाहुबली रास का होगा जो है शलिभद्र सूरी, और दोहा कोश का होगा इसमें जो है सरपाद। तो ये इसका सही उत्तर रहेगा, यानी कि विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। स्थापना ए जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता। तर्क आर क्या कहता है? क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? स्थापना ए और स्थापना आर वाले प्रश्न जो है यह है। तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि ए गलत है और आर सही है। यानी कि
क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य या वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये वाला सही है और ये पहले वाला इसमें गलत है, यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आज के इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है क्या है? ब्रजयानी साधना है, हठयोग साधना है, काल भैरव साधना है या फिर समयक साधना है? क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम बताना है। तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर बी, यानी हठयोग साधना जो है गोरखनाथ की साधना पद्धति है। अगला प्रश्न है आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? विकल्प दिए गए हैं जोइंदू, राम सिंह, जीनदत्त सूरी या फिर धनपाल। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो करेक्ट आंसर होगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी राम सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? राम सिंह। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है आदिकाल के भाग 5 को आज हमने कवर किया, जिसमें कि हमारे टॉप इम्पोर्टेंट जो 25 क्वेश्चन थे वो हमारे कवर हो चुके हैं। और इसके बाद करेंगे हम जो है आदिकाल भाग 6, जो कि हमारी अगली वीडियो रहेगी, नेक्स्ट वीडियो।